नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी की जो तैयारी वो अच्छे से चल रही होगी और रीड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे और जितनी भी क्लासेस है उनका रिवाइज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप यकीन माने कि इसके अंदर से आपको एग्जाम में सवाल जरूर मिलेगा 101%। ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें ताकि थोड़ा पढ़ने में ईजी हो जाए कि एग्जैक्टली है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल पूछना क्या चाह रहा है। हम लोग संप्रदाय पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के जो स्कूल हैं वो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने संरचनात्मक संप्रदाय पढ़ा, हम लोगों ने निर्मितवाद संप्रदाय पढ़ा, हम लोगों ने प्रकारवादी संप्रदाय पढ़ा, गेस्टेलवादी संप्रदाय पढ़ा, व्यवहारवादी संप्रदाय पढ़ा और अब जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मानववाद संप्रदाय। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो किसने करी है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। हर संप्रदाय में पहली चीज, संप्रदाय का नाम मानववाद संप्रदाय। किसने इसकी स्थापना करी? अब्राहम मैस्लो के द्वारा की गई। जैसे कि निर्मितवाद संप्रदाय को हमने देखा था, निर्मितवाद संप्रदाय कह लीजिए या निर्माणवाद संप्रदाय कह लीजिए या फिर संरचनावाद संप्रदाय कह लीजिए। संरचनावाद संप्रदाय जो था पहला, सबसे पहला जो था, प्रकारवाद, तो संरचनावाद का जनक तो किसे कहा था? विलियम वुंट को कहा गया था। प्रकार्यवादी, चेतना के कार्यों का जिसने अध्ययन किया वो कौन सा था? विलियम जेम्स था। ठीक है, फिर हमने अगर व्यवहारवाद की बात करी तो किसने करा? जेबी वॉटसन। सहचर्यवाद की बात करी तो जॉन लॉक। गेस्टेलवाद की बात करेंगे तो वर्दीमीर। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं कि किस व्यक्ति ने कौन से संप्रदाय की स्थापना करी है। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आएगा। जनरली जैसे मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट का ही कहा जाएगा। तो इसी तरह से आपसे संप्रदाय से भी सवाल पूछे जाएंगे, स्कूल से भी संप्रदाय जो है सवाल पूछे जाएंगे। स्थापना किसने करी है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसके साथी कौन थे? कार्ल रॉजर्स, आल्पार्ट जो है, और एक कार्ल युंग भी आप कह सकते हैं, कार्ल युंग भी हैं। उन्होंने भी इसकी जो है मानवतावाद संप्रदाय के बारे में इन्होंने भी थोड़ा बहुत बताया था। सब सहयोगकर्ता कह सकते हैं आप, समर्थनकर्ता कह सकते हैं जिन्होंने इनको सहयोग किया था। तो अब्राहम मैस्लो जो है आशावाद या मानवतावाद का जनक इनको कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो के बारे में ये बात कही गई है कि आशावाद या मानवतावाद का इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये था क्या, उन्होंने क्या बोला कि अभी जैसे इतने सारे जो संप्रदाय हमने पढ़े, कोई कह रहा है चेतना को पढ़ो, कोई कह रहा है चेतना के कार्यों को पढ़ो, कोई कह रहा है व्यवहार को पढ़ो, कोई कह रहा है पूर्णता से सारी चीजों को पढ़ो, व्यवहार भी पढ़ो, अनुभव भी पढ़ो। अब्राहम मैस्लो का मानना था इन सब का अध्ययन करने की बजाय मनुष्य की जो आवश्यकता है, ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है, उनका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ये तो, अगर मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी बेसिक नीड है क्या, उसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन अगर हम एज ए स्टूडेंट और टीचर के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। संरचना भी पढ़नी पड़ेगी, चेतना के कार्यों पे भी बल देना पड़ेगा, व्यवहार को भी समझना पड़ेगा और गेस्टेलवादियों के अकॉर्डिंगली हमको अनुभव प्लस व्यवहार, पूर्णता से अंश की ओर भी उसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम मैस्लो कहते थे कि इन सब के अध्ययन करने की बजाय, इतनी रामायण की बजाय, इंसान की डिमांड क्या है, मनुष्य की आवश्यकता क्या है। तो इस पहली चीज तो है कि इनके जो सिद्धांत है उसको आशावादी सिद्धांत भी कहा गया है। मानवतावाद का जनक भी इनको कहा गया है। इनको मांग का सिद्धांत भी इनका था, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा गया है, क्योंकि आशा जगाता है ना मानवतावाद सिद्धांत, जो जनक है इनको कहा गया है। आवश्यकता और मांग के बारे में इन्होंने बोला है सीधे सीधे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब्राहम मैस्लो आशावाद या मानवतावाद के जनक कहे जाते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो मांग का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है। इन्होंने अन्य संप्रदायों की बजाय संरचना, चेतना, कार्यों पे बल देने की बजाय, व्यवहार पे बल देने की बजाय, गेस्टेलवादियों की तरह सोचने की बजाय मनुष्य की आवश्यकताओं पे जोर दिया। और ये मत सोचना कि इससे सवाल नहीं आया, इससे सवाल भी आया हुआ है। पहली चीज तो सिद्धांत के बारे में पूछा गया कि इनका कौन सा सिद्धांत था, तो मांग का सिद्धांत था, आवश्यकता का सिद्धांत था। दूसरी चीज, मानवतावाद संप्रदाय के जनक कौन थे या आशावाद संप्रदाय के जनक कौन थे, तो अब्राहम मैस्लो थे। अब मनुष्य के सिद्धांत की बात की तो इन्होंने ना एक पिरामिड बताया, एक पूरा का पूरा इन्होंने एक पिरामिड सा तैयार किया कि भाई इस तरीके से, इस क्रम के अकॉर्डिंगली मनुष्य की क्या होती है, कुछ मांगे होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पिरामिड सा बना हुआ है। पहली मांग क्या है, यहाँ पे हम देखें, याद रखना कि इसमें सबसे उच्च स्तर की मांग तो ये है।
अगर आपसे कोई पूछे कि उच्च स्तर की मांग कौन सी है, तो ये आत्म अनुभूति की मांग, ठीक है। और निम्न स्तर वाली कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता या दैहिक मांग। अब पहला क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 5 बना रखे हैं, 5 खंड कर रखे हैं इसके। तो शारीरिक आवश्यकता या दैहिक मांग, ऑब्वियसली बात है ना, जब मनुष्य जब धरती पे आया था तो जो उसका शरीर था उसने कुछ पहना हुआ नहीं था। धीरे धीरे उसने क्या करा, शरीर पे कपड़े पहनने चालू करे, उसको ढकना चालू करा, उसकी जो है सिक्योरिटी करनी चालू करी बॉडी की, चाहे किसी भी प्रकार से। पहले पेड़ जो है उसके पत्तों के द्वारा की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कपड़े पहनने लगे। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, शारीरिक आवश्यकता या दैहिक मांग हो गई है। इसके बाद मनुष्य ने क्या कहा, शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ शरीर से मतलब नहीं था, रोटी भी तो इम्पोर्टेंट थी ना। बेसिकली खाना खाने का, शरीर का जो है रोटी वगैरह हो गई या भोजन हो गया जो उसके शरीर को सही रख सकता है, तो ये उसकी बेसिक नीड के अंतर्गत था। दूसरा आप देखते हैं सुरक्षा की मांग, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं सुरक्षा, तो शारीरिक मांग के अंतर्गत तो रोटी और कपड़ा। दूसरा आप देखते हैं सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, जहां पर वो एक घर हो, एक स्थान हो जहां पर वो रह सके। दूसरा जो पिरामिड है जिसके अकॉर्डिंगली सुरक्षा की मांग, कि भाई एक घर हो, अपने परिवार के साथ ढंग से वहां पर रह सके। फिर तीसरी है समाज की मांग, समाज की मांग या फिर आप इसको कह सकते हैं आवश्यकता की मांग। पहली क्या होगी, रोटी कपड़ा होगी। उसके बाद में दूसरा उसको सुरक्षा भी मिल गई कि भाई एक स्थान हो जहाँ पे घर बना के मैं रह लूं या झोपड़ी बना के मैं रह लूं अच्छे से। तीसरा एक समाज तो चाहिए ना, अकेले तो हम नहीं रह सकते। अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, XYZ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर सिर्फ आप अकेले किसी जगह पर रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में नहीं रह रहे, आसपास कोई बोलने वाला नहीं है, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो धीरे धीरे आप क्या होते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। आगे जब हम किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब व्यक्ति के पास कोई बोलने के लिए नहीं होता है, कोई बात करने के लिए नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो अवसाद के अंतर्गत आता जाता है धीरे धीरे। क्योंकि हर व्यक्ति से बात नहीं की जा सकती, लेकिन एज ए टीचर आपको क्लासरूम के सारे बच्चों से बात करनी पड़ेगी। अगर हम किशोरावस्था की बात करें और प्रौढ़ावस्था की बात करें, किशोरावस्था के ऊपर की बात करें या वृद्धावस्था की बात करें, तब इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। शिशुवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो जर्नी है उसको अलग तरीके से डिफाइन किया। उसमें अवसाद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक जो अब्राहम मैस्लो की बात है मानव के प्रति, कि व्यक्ति के पास में रोटी है, कपड़ा है, उसके पास जगह है रहने के लिए, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके पास लोग ही नहीं है, उसके पास बात करने को कोई नहीं है, उसके पास समझने के लिए कोई नहीं है, वो एक समाज नहीं है जिसमें वो रह सके। तो ये सारी चीजें शून्य हो जाती है। फिर उसको ये सब बुरी लगने लगती है। उसको लगता है कि ठीक है, हाँ मतलब सब उसको ज्ञान भी देते रहते हैं, सब लोग बोलेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन जो कमी है वो तो उसे ही महसूस होगी। तो बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने यही कहने की कोशिश की है कि किशोरावस्था में भी व्यक्ति को बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है, तो एक समाज हो जिसमें वो रह सके। फिर उसके बाद में आत्मसम्मान की मांग या सम्मान की मांग। ऑब्वियसली बात है, अब आप लोग जो भी हैं, XYZ जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपकी सारी डिमांड पूरी हो गई, आपके पास शारीरिक सारी चीजें हैं, खाने पीने की, कपड़े पहनने के लिए, एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, एक सोसाइटी आपको मिल गई जहां पर आप रह रहे हैं। अब उस सोसाइटी में क्या होगा, उसका बेटा सेलेक्ट हो गया, आपका बेटा क्या कर रहा है, या आपके इसके बच्चे के एग्जाम कब है, इसका 3rd ग्रेड में हो गया क्या, उसका 2nd ग्रेड में हो गया क्या, उसका 1st ग्रेड में हो गया क्या। और ये मनुष्य की खुद की भी मांग होती है, उसको खुद को भी चाहिए होता है कि हमें मुझे सम्मान मिले, और उसके लिए कार्य तो करना पड़ेगा, चेतना के कार्यों को महत्व देना पड़ेगा आपको। तो सम्मान की मांग क्या होती है, नेक्स्ट मांग होती है। और इसके बाद में लास्ट क्या होती है, आत्म अनुभूति की मांग। आत्मा का परमात्मा से मिलन वाली बात है ये, तो ठीक है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये जो सबसे मोक्ष प्राप्ति के जिसको कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल लास्ट स्टेज जो होती है, और ये सिर्फ 5% लोगों में होती है। मनुष्य का जो पूरा जीवन है 95% इन्हीं सारी मांग को पूरी करने में चला जाता है। शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग। पूरा जीवन, पूरी आबादी का 95% लोग यही काम करते हैं। वो मानव संघर्ष में ही निकल जाता है उसका सारा जीवन। और जब वो वहां तक आता है, आत्म अनुभूति की मांग तक आता है, तो 5% लोग ही होते हैं जो ये पहुंच पाते हैं यहाँ पर। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी सब में नहीं होता, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये जो है इसके बहुत सारी, अगर पक्ष में बात है तो विपक्ष में भी बात है। अगर मनुष्य अपने एक जोन के अंदर कंफर्टेबल हो जाएगा, अगर आपका सपोज रीट में हो गया, 3rd ग्रेड में टीचर लग गए, आपने सोचा ठीक है अब मेरे को एक नौकरी चाहिए थी, वो तो मुझे मिल ही गई है, तो आप कभी प्रयास नहीं करेंगे आगे बढ़ने का।
अगर आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड टीचर लग गए और फिर आपने ये सोचना चालू कर दिया, फर्स्ट ग्रेड लग गए और आपने ये सोचना चालू कर दिया ठीक है मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर तो बन ही चुका हूँ, अब मुझे क्या ही करना है लाइफ में, ठीक है मेरे पास एक घर है रहने के लिए, सुख सुविधाएं हैं और ऐसे, तो वो आपने अपने आप को सेटिस्फाइड किया है, उसमें आपका आत्मा से परमात्मा को मिलने नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आया है। अगर आप सोचे कि बस हाँ यही सब कुछ ठीक है, वो आप अपने प्रति सेटिस्फाइड हुए हो, आपने चीजें करना छोड़ दिया, आपने कार्य करना ही छोड़ दिया है। तो ये जो स्टेज है, वैसे 5% वाले जो लोगों की स्टेज है, ये चीजें आती तो थोड़ा थोड़ा समय के साथ है, समय के साथ ही धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन वाली बात होती है। स्टूडेंट लाइफ में अभी से आपको आत्मा के परमात्मा के मिलन की जरूरत नहीं है, मोक्ष प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सम्मान के लिए काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपको इसको किसी भी वे में लो। तो ये जो आत्म अनुभूति वाली जो बात है, जो मोक्ष प्राप्ति वाली बात है, तो मनुष्य जब लाइफ स्टार्ट करता है ना, तो लास्ट में आते आते 5% ही लोग होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि बाद में जाकर जब आप एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इस तरह से हाय तौबा नहीं करनी है, तब आपके अंदर एक सैचुरेशन लेवल आ जाना चाहिए, तब आपके अंदर एक शांतिपूर्ण व्यवहार आ जाना चाहिए, क्योंकि आप बड़े भी, आप उम्र के साथ धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं वैसे, लेकिन अभी तो आपको ये सारा करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से सवाल भी पूछा गया है, मांगों का क्रम पूछ गया था कि पहले क्रम पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है। 95% मानव जो है किन क्रमों के अंतर्गत, इन 4 के अंतर्गत रहता है, और 5% ही मानव जो है आत्म अनुभूति तक पहुंच पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मानवतावाद संप्रदाय जो है अब्राहम मैस्लो ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। मैंने आपको कार्ल यूंग या जूंग की बात बताई थी, इसने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, क्योंकि बेसिकली अगर मनुष्य को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको व्यक्तित्व को पढ़ना पड़ेगा, व्यक्ति है किस तरीके का। तो जब आप व्यक्तित्व को पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके का, उसका चरित्र कैसा है, उसका मन कैसा है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, शारीरिक सब कुछ पढ़ना पड़ता है, व्यक्तित्व तो पढ़ते हैं। व्यक्तित्व एक टॉपिक भी आपका जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। इससे रिलेट करते हुए एक सवाल पूछा था मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत ही। तो सवाल इस तरीके से था कि मानवतावाद संप्रदाय के समर्थक कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये आपका मानवतावादी संप्रदाय था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्राइड का, और वो आपका मुझे लगता है 2 दिन में या 2 क्लास में या 3 क्लास में कंप्लीट होगा। 2 दिन में तो नहीं, पढ़ा तो मैं एक ही दिन में दूं, लेकिन 1 घंटे का वीडियो आप देखते ही नहीं है। आपको भी शॉर्ट चीजें चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना टाइम नहीं है ना, बिजी बहुत हो, तो 2 या 3 क्लास में उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, 2 क्लास में कर लेंगे, ताकि आपका मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमको लर्निंग पे आना है, अधिगम पे पढ़ना है कि लर्निंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है सारा। तो अभी सिलेबस काफी बचा है हमारा, पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है वो भी करेंगे। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है, या और किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। और जो सवाल हैं उनको आपके पास भी बुक्स होंगी अवेलेबल, एक बार थ्योरी पढ़ के करने की कोशिश करो। और याद रखना, थ्योरी पढ़ के करोगे तो ऑब्जेक्टिव जो ये गाइड वगैरह से पढ़ते हो उसमें आंसर कई बार गलत होते हैं, थ्योरी पढ़ के पढ़ोगे तो आंसर आपका सही रहेगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए